दोस्तों, आप सभी को 24 दिसंबर का नमस्कार। और ये पुनौती भरा वर्ष, अब 6-7 दिन बचे हैं। देखें क्या क्या आपदाएं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं। वैसे तो ठंड के लोग मस्ती ले रहे हैं, कोई कोविड की मस्ती ले रहे हैं, नेता लोग सत्ता और कुर्सी की मजा ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। हमारे किसान आंदोलनरत हैं, हमारे नौजवान नौकरी की तलाश में मस्त हैं, और बाकी जो जनता है वो सभी, चाहे वो मीडियम फैमिली हो, चाहे छोटे हों या बड़े हों, वो सब अपने अपने जगह पे मस्त हैं। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, वो टेलीविज़न के ऊपर अपना डिबेट में या देश विदेश की भ्रमण पे मस्त हैं, घरों में मस्त हैं। तो इस तरह से सभी भारत के अंदर लोग मस्ती में हैं। तो लोग रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, यही हालत है हमारे कमोबेश भारत की। और ऐसी सूरत में आपसे दुख पे रोना अच्छा नहीं लगता। हम लोग मानवाधिकार और भ्रष्टाचार की किताब की कोट्स लगातार पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं आपको। आज आय से अधिक संपत्ति रखने की अनदेखी करने वाले भ्रष्टाचार का मुख्य बिंदु हैं, उस पर थोड़ी बात कर लें। तो आय से अधिक संपत्ति का होना एक बहुत बड़ा अपराध है। खासकर सरकारी पद पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऐसा करते हैं तो यह अत्यंत ही गंभीर बात है। आय से अधिक संपत्ति के मसले पर कुछ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर केस भी चल रहे हैं। इसी के साथ साथ कई अधिकारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा भी पा चुके हैं। इसके बावजूद इस तरह का भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज तमाम भारतीयों का विदेशों में काला धन जमा है, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा है। यह सब ज़्यादातर घोषित आय से ज़्यादा वाली रकम होती है। इसी तरह से व्यापारी वर्ग भी टैक्स बचाने के लिए अपनी आय कम बताते हैं और बाकी रकम बैंकों में जमा हो जाती है। अब बैंकों में जमा कराई गई रकम आसानी से छिप नहीं पाती, अतः लोग कुछ पैसे प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर बाजार में तथा कुछ सोना चांदी में लगा देते हैं। इसके बाद भी यदि धन बचता है तो उस अन्य आय से या तो देश के बैंकों में जमा करा दिया जाता है या अवैध तरीके से बाहर भेज दिया जाता है। भ्रष्टाचार का यह बहुत ही घातक स्वरूप है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को करारी चोट पहुंचती है। भ्रष्टाचार के स्वरूप और उसके तमाम पहलुओं पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। आज सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी सही आय नहीं बताते। एक अनुमान के अनुसार 90% लोग अपनी पूरी आय कभी भी नहीं दर्शाते। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें जो वेतन मिलता है सिर्फ वही उनकी आय मानी जाती है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से जो कमाई होती है उसका जिक्र कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह की कमाई को यदि कोई प्रदर्शित करेगा तो वह दो तरह के केसों में फंस सकता है: गलत ढंग से पैसा कमाना, अधिक संपत्ति इकट्ठा करना। आज यदि देखा जाए तो सरकारी विभाग में काम करने वाले ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी के दौरान मालामाल हो जाते हैं। सरकारी विभाग में काम करने वाला एक लिपिक, चपरासी, अमीन, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, एडीओ, ग्राम सेवक, बिजली विभाग के लाइनमैन, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएचओ, परिवहन विभाग में काम करने वाला कंडक्टर, परिवहन विभाग में काम करने वाले अधिकारी, आईटीओ ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क तथा छोटे अधिकारी, आबकारी विभाग में काम करने वाला सिपाही बाबू छोटा अधिकारी, सेल्स टैक्स व इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करने वाले क्लर्क, छोटे अधिकारी, ट्रेनों में चलने वाले टीटी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले छोटे व बड़े अधिकारी जब रिटायर होते हैं तो उन्हें लाखों रुपए ग्रेच्युटी व फंड
के रूप में मिलते हैं। इसके साथ ही उनके पास अलग से अर्जित की गई संपत्ति भी होती है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। कई लोग तो कई मकान बनवा लेते हैं। कुछ के बच्चे देश के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगते हैं, तो कई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। कुछ लोग सरकारी विभाग से रिटायर होने के बाद व्यापार करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विभागों में काम करने वाले छोटे व बड़े कर्मचारी मालामाल हो जाते हैं, जबकि इसी तरीके से निजी फर्मों में काम करने वाले चपरासी कर्मचारी, छोटे बड़े अधिकारी जीवन भर काम करते रहते हैं। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है और रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी और भी दुर्लभ हो जाती है। मीडिया में काम करने वाले छोटे या बड़े कर्मचारी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारी रिटायर होने के बाद किस तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारी विभाग के कर्मचारी को ऊपरी इनकम नहीं होती है तो वे सिर्फ अपने वेतन के बल पर कैसे आलीशान मकान बनवा लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा कर लेते हैं। सभी कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्ट तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं, परंतु ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। इस बात से लोग सहमत हों या ना हो, यह मेरा अपना निजी मत है। आय से अधिक संपत्ति जमा करने से रोकने के लिए कानून भी बने हैं, परंतु लोग कानून को धत्ता बताकर अपना काम करते रहते हैं। हमारे देश में ऊपरी इनकम की जो कल्चर विकसित हुई है, वह कल्चर आज समाज में ग्राह हो चुकी है। लोग इसे बुरा नहीं मानते। लोगों ने मान लिया है कि ऐसा तो होता ही है, यह स्थिति ही घातक है। जब ज्यादातर लोग यह मानने लगते हैं कि जब स्थिति नहीं बदल सकती, तब जो लोग इस तरह की स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, तो उनका भी मनोबल टूट जाता है और वे भी उसी धारा में शामिल हो जाते हैं। यह एक अटूट सिलसिला बन गया है। आज जो हमारे देश में मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय समाज में किसी भी तरीके से अधिक पैसा कमाने वाले को ज्यादा बुद्धिमान व समझदार माना जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, बेटा बेटी, पड़ोसी, रिश्तेदार भी उसकी ऊपरी कमाई करने की कला को योग्यता मान लेते हैं। जो लोग कमाई नहीं कर पाते, उनके परिवार के लोग ताना देते हैं और कहते हैं, अमुक व्यक्ति को देखो, वह कितने कम समय में इतना पैसा कमा लिया, कितना आलीशान मकान बनवा लिया। एक आप हो कि समय पर अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पाते और न ही अपने मकान का किराया समय पर चुका पाते हो। ऐसे ताने सुनने को मिल जाते हैं। इसी तरह के से उद्योग जगत के लोग भी अपनी सही आय को छिपाकर कम आय दिखाते हैं। छोटे बड़े व्यापारी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने अपनी रकम आय बताकर उनसे अपने हिसाब के लेखा जोखा तैयार करवा लेते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोग यदि अपनी आय छिपाते हैं, व्यापार करने वाले लोग अपनी आय कम दिखाते हैं, तो ये दोनों ही तरह के अपराध हैं और ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार माने जा सकते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जहां सरकार को सही सख्ती बरतने की जरूरत है, वहीं समाज में इस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए नए तरह के एक आंदोलन की जरूरत है। जिस देश में गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, असफ अली, सरदार पटेल जैसे लोग पैदा हुए, उस देश में लोग पैसे के लिए अपने ईमान से दगा करते हैं तथा देश के साथ भी अन्याय करते हैं। यह सोचकर ही मन भर आता है, यदि लोग अपनी सही आय दिखाते तो देश को आज विश्व बैंक के अन्य स्रोतों से धन उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे देश में विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए आज भी आंदोलन चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मसले पर सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलने वाला है। इसी तरह से ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां भी अपना पूरा लाभ स्पष्ट नहीं करती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत से इतना काला धन विदेशों में जमा है, यदि वह पूरा भारत में आ जाए तो इससे देश की गरीबी दूर हो सकती है और पूरे देश को कायाकल्प हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि यदि इतना पैसा विदेश में न होता, यदि वह देश में ही होता, तो आज देश कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी हमारे देश के कई राज्यों के कुछ गांवों में बैलगाड़ियां चलती है, पगडंडियों पर धूल उड़ती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, लोग सांप बिच्छू के कांटे का इलाज झाड़ फूंक से करते हैं। आज देश की बहुत बड़ी आबादी विकास से कोसों दूर है। कितनी अजीब बात है कि जब गांव का एक साधारण आदमी इस बात को आसानी से समझ लेता है कि सरकारी विभाग में आज बगैर मुट्ठी गर्म किए कोई काम नहीं होता, तो सरकार में बैठे लोग या उसे चलाने वाले लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते। 70 साल से सरकार चलाने वाले लोग शांत क्यों हैं? उन्हें अपने आसपास में नीचे का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता? दीपक तले अंधेरा क्यों है? एक सरकारी कर्मचारी के पास छापे में लाखों करोड़ की संपत्ति मिलती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग पकड़ लिए जाते हैं तो भ्रष्ट या बेईमान कहलाते हैं और जो बच जाते हैं वे ईमानदार की श्रेणी में रहते हैं। यहाँ यह सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ कुछ ही कर्मचारी या अधिकारी ऊपरी कमाई करते हैं? यह सभी
सभी तो नहीं करते, पर ज़्यादातर लोग ऊपरी कमाई के सारे अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के से नहीं चूकते। ये कड़वा सच है कि आज के युग में धन सबसे बड़ा ऊपरी कमाई है। किसी फिल्म में यह उक्ति कही गई है कि सबसे बड़ा रुपया, यह बिल्कुल सच बात लगती है। आज जो ज़्यादा धनवान है वही प्रभावशाली है, वही बुद्धिमान है, वही यशस्वी है, वही लोगों को राह दिखाने वाला धन बन गया है। आज हमारा समाज किस दशा में जा रहा है, इस पर सोचने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक नेता, 2 नेता या 10 नेता के ईमानदार होने से कुछ नहीं होगा। यदि सारे मंत्री भी ईमानदार हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब मंत्री ईमानदार होंगे, सरकार का मुखिया ईमानदार होगा, सचिव ईमानदार होंगे, विभिन्न अधिकारी ईमानदार होंगे, सरकारी विभाग में काम करने वाले अधिकारी से लेकर चपरासी तक ईमानदार होंगे, तभी बात बन सकती है। यह भी उसी तरह है जिस तरह से मजबूत दीवार की एक ईंट निकाल देने से उसमें छेद दिखाई पड़ने लगता है और धीरे धीरे बगल की ईंट भी कमजोर हो जाती है। बाद में यदि उसे भी निकाल दिया जाए तो दीवार और भी कमजोर हो जाती है। सिर्फ नेता या मंत्री ईमानदार हुए, अधिकारी ईमानदार नहीं हुए, कर्मचारी ईमानदार नहीं हुए, तो ऊपरी मानों को पढ़ने के बाद उसे फाइलों में कैद कर दिया जाता है। कैद से जब पैसा चलता है तो वह प्रधानमंत्री की संतुष्टि वे आदेश से संबंधित मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद उससे में प्रमुख सचिव और उसके सहायक सभी मिलकर के उसकी जो है बंटवार कर देते हैं। जिला स्तर से गांव तक पहुंचने में कई तरह के लोग होते हैं। इस बीच में पूरा रुपया गांव तक नहीं पहुंच पाता, जिसे एक पूर्व प्रधानमंत्री मान भी चुके हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक अत्यंत ही प्रभावशाली योजना है। यदि इस योजना को सही तरीके से कार्यान्वित किया गया होता, कार्य के दिनों की संख्या में मजदूरी बढ़ाकर इसे लागू किया होता तो आज देश की स्थिति काफी अच्छी होती। परंतु इस योजना में भी तमाम खामियां हैं, उसे दूर करने में भी सरकार को बरसों लग गए। आज भी लोग किसी न किसी तरीके से इस योजना का पूरा पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। देश में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, महिलाओं और बुजुर्गों के कल्याण तथा गरीबों की सहायता के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। दशकों से चल रही इन योजनाओं से कुछ लोग लाभान्वित जरूर हुए, परंतु ये योजना सही तरीके से कार्यान्वित नहीं हुआ। आज हमारा देश जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, कनाडा से पीछे कतई नहीं होता। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ सरकारी विभाग के लोग आज भी सच को सच नहीं कहते, झूठ को या असत्य को पूर्ण सत्य के रूप में पेश करके सिर्फ वाहवाही लूट जाती है और जनता को सब्जबाग दिखाए जाते हैं। तमाम राजनीतिक दल जनता से वादे करते हैं, वे कभी राज्य में तो कभी केंद्र में सत्ता में आते हैं, परंतु जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने की बजाय वे सिर्फ अपनी कमाई और भलाई में अपना समय व्यर्थ करते हैं। भ्रष्टाचार की गंगा इतनी ज्यादा लंबी, चौड़ी और गहरी हो गई है कि अब उसे साफ करने के लिए बड़े से बड़े लोगों के पसीने छूट रहे हैं। कल्पना करने की बात है, जब देश की पवित्र नदी गंगा जमुना को साफ नहीं किया जा सका तो भ्रष्टाचार की गंगा जमुना को कैसे साफ किया जा सकता है। हमारे यहाँ स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, परंतु हमारे यहाँ न तो किसी सरकार न ही प्राइवेट एजेंसी के पास कोई पैमाना है या न कोई फार्मूला है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसके पास आय से अधिक संपत्ति है, किसके पास नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। झूठ और सच तो नैतिकता की बात होती है। आज नैतिकता की बात करने वाले लोग पिछड़ी मानसिकता के माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार को ही इसके लिए कड़ाई से प्रयास करना होगा। इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा सकती है। आय से अधिक संपत्ति किस व्यक्ति के पास है उसकी सूचना सरकारी विभाग के लोग जल्दी नहीं देते। इसके लिए प्राइवेट एजेंसियां या स्वयंसेवी संगठनों से सहायता लेकर सरकार को गलत ढंग से पैसा कमाने पर रोक लगा सकती है। जो गलत ढंग से पैसा कमाते हैं वे इसका इस्तेमाल इसी समाज में करते हैं। वे अपनी हैसियत को बढ़ाते हैं, अपने परिवार की हैसियत को बढ़ाते हैं, डींगे हाँकते हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की आय 25 से 30 हजार रुपया है और उसके परिवार में 7 से 8 सदस्य हैं तो बड़ी मुश्किल से ही गुजारा हो सकता है। परंतु यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार में बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां 1000 रुपये प्रति माह की फीस होती है। उनके बच्चे कारों में चलते हैं, उनकी पत्नियां शॉपिंग में प्रति माह हजारों हजार रुपए खर्च करती है। ऐसे लोगों के बारे में आसपास के लोग जानते हैं और सरकारी विभाग के लोग भी इन सब चीजों को रोज देखते हैं और जानते हैं, परंतु वे कुछ नहीं कर पाते। यदि निजी एजेंसियां और स्वयंसेवी संगठनों को यह जिम्मेदारी दी जाए कि वे आय से अधिक संपत्ति होने वे ज्यादा खर्च करने की सूचना सरकारी विभाग तक पहुंचाए और इस
सूचना के मिलने के बाद इसकी जांच भी सरकारी व निजी एजेंसियां मिलकर करे। इसके बाद इसकी सूचना उच्च स्तर पर इनकम टैक्स को भेजी जाए और विभागीय कार्यवाही के लिए भी इसकी सूचना विभाग को दी जाए। ऐसा करने से लोग गलत ढंग से धन कमाने से बचने का प्रयास करेंगे। आज हमारे समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई। व्यक्ति को अपने आय के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए तथा किसी की देखा देखी करके गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इस तरह की सोच लोगों के विकास करने के लिए समाज में प्रबुद्ध वर्ग के लोग अब अन्य सभी संगठनों से सहायता ली जा सकती है। सबसे बड़ी जरूरत है कि विदेशों में जमा करने वाले धन को शीघ्र वापस लाया जाए और जिन जिन लोगों के धन जमा है उन लोगों के नामों का खुलासा किया जाना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति रखने वालों के मसले पर आयकर विभाग को अन्य सरकारी विभाग से मदद लेनी चाहिए। सरकार को इस मसले पर कानून को और सख्त बनाना चाहिए। जिन लोगों का धन बाहर जमा है, चाहे वह कोई भी हो, उसके नाम में उसकी संपत्ति का पूरा खुलासा किया जाना चाहिए। उक्त व्यक्ति जब धन से कब से धन जमा कर रहा है, उसमें कौन कौन से लोग भागीदार हैं, इन सब की जानकारी सरकार को मीडिया के माध्यम से तथा अन्य सरकारी माध्यमों से जनता को देनी चाहिए। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, न तो किसी को बचाने के लिए किसी तरह का कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने देश का धन बाहर जमा किया है वे देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्हें देश के साथ धोखा है। और खासकर जो लोग जनप्रतिनिधि के श्रेणी में आते हैं, सरकारी अधिकारी हैं या रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जनता की सेवा का शपथ लेकर अपने अपने क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे लोग जनसेवा करने की बजाय यदि गलत तरीके से धन कमाते हैं और गलत तरीके से विदेश भेजते हैं और उसी पैसे से अपना स्तर ऊंचा करते हैं, अपने परिवार की शान शौकत बढ़ाते हैं, वे कतई भी जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए तथा जो जनप्रतिनिधि अब इस दुनिया में नहीं है, यदि उनका भी धन बाहर जमा है और उनके परिजनों को मालूम है या उनके परिजनों के नाम से जमा है, तो उसके परिजनों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसी तरह का व्यवहार सरकारी अधिकारियों के साथ भी किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि वर्तमान केंद्र सरकार को आय से अधिक संपत्ति के मसले को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस मसले पर सरकार को सार्थक कदम उठाते हुए देश हित में उचित निर्णय लेना चाहिए। यह समय और देश की मांग है। साथ ही जो किसानों की जो मांग है, किसान जो आवाज उठा रही है, उस पर सरकार को गंभीरता से सोचते हुए उसका सही उचित हल निकालना चाहिए। अगर जो है 3 विधेयक को वापस करने की बात आती है तो उसे भी वापस होनी चाहिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री से यही आग्रह है। और अंत में आज का शुभ विचार जो मैं पहले कहता था वो आज मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम स्टार्ट्स इन द माइंड, नॉट बाय कटिंग रोप्स। और इसके साथ ही आज बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे 1 बजे। आपका डॉक्टर इमोदुआ। जय हिंद, जय भारत।